हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा फिजिक्स इस लोच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने फिशन स्टार्ट किया था, ठीक है। फिशन में हमने फिशन क्या होता है, बोहर एंड व्हीलर थियरी क्या होती है, उसने कौन सी हमें लिक्विड ड्रॉप मॉडल वाली थियरी दी है वो भी हमने पढ़ लिया है। अब आज हम चेन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन का पार्ट नंबर 3, ठीक है। अभी समझिए चेन रिएक्शन क्या होता है। मतलब कि एक चेन जैसा बन जाता है, ठीक है। अभी समझिए यहाँ पे एक मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा सर्कल है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा सर्कल है। तो ऐसे करते करते हमने एक चेन बना दी, ठीक है। तो इसको ही हम चेन रिएक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। जब ये चेन रिएक्शन समझो कि सपोज कोई सिंगल न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो सिंगल न्यूट्रॉन जब फिशन होता है यूरेनियम न्यूक्लियस पे, मतलब कि बॉम्बार्ड होता है। हमने यूरेनियम वाला टॉपिक पढ़ लिया है पहले। अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अभी सपोज यूरेनियम न्यूक्लियस है, यहाँ पे समझिए ये मैंने यूरेनियम न्यूक्लियस ड्रॉ किया, ठीक है। ये वाला यूरेनियम न्यूक्लियस है, इस पर मैंने बॉम्बार्ड किया न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड किए। तो क्या होगा, यहाँ से मुझे 1 2 3 ऐसे 3 हमें क्या मिलेंगे, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स है, अगर हम उसको यूरेनियम पे बॉम्बार्ड करेंगे तो हमें ऐसे 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ एक की बात हुई, ठीक है। लेकिन हमें तो बहुत सारे यूरेनियम्स पे बॉम्बार्डिंग होंगे, है ना। एक यूरेनियम तो बॉम्बार्ड तो नहीं होगा, बहुत सारे पे होंगे। तो क्या होगा, तो अगर यही 3 न्यूट्रॉन है और अनदर 3 यूरेनियम पे अगर बॉम्बार्ड हुए, मतलब कि ये एक यूरेनियम एक न्यूट्रॉन, ठीक है, बॉम्बार्ड हुए तो 3 बने। तो ऐसे ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉन अगर मैं वापस से बॉम्बार्ड करवाएं हम, ठीक है, ये एक यूरेनियम, ये दूसरा यूरेनियम और ये तीसरा यूरेनियम, ऐसे अगर तीनों के तीनों न्यूट्रॉन को हम तीनों के तीनों यूरेनियम पे बॉम्बार्ड करें, ये 3 यूरेनियम्स है ना। तो तीनों के तीनों यूरेनियम की अगर बॉम्बार्डिंग करवाए तो क्या होगा, तो वापस से हमें 9 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। 9 कैसे मिले, तो ये एक पे एक किया तो 3 मिले, वापस से एक पे एक किया तो 3 मिले, वापस से एक पे एक किया तो 3 मिले, ठीक है। मतलब कि 3 प्लस 3 तो क्या हो गए, टोटल 9 न्यूट्रॉन्स हो गए। आया समझ में आप लोगों को। मतलब कि ये फर्स्ट से अकॉर्डिंग हम फर्स्ट यूरेनियम पे जाए तो वो 3 न्यूट्रॉन क्रिएट करेगा, एक दूसरा वाला दूसरे पे करेगा तो वापस से 3 न्यूट्रॉन क्रिएट करेगा, तीसरे पे करेगा तो वापस से 3 न्यूट्रॉन क्रिएट करेगा। मतलब कि तीनों के तीनों और 3 यूरेनियम पे अगर बॉम्बार्ड हुए तो 9 न्यूट्रॉन बनेंगे, ठीक है। अभी ये जो 9 न्यूट्रॉन हमें मिल गए, ठीक है, 9 मिल गए हमें फाइनल, ठीक है। अभी ये 9 न्यूट्रॉन वापस से 9 यूरेनियम, ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम, 9 यूरेनियम, वापस से 9 यूरेनियम पे अगर हम बॉम्बार्ड करेंगे तो क्या होगा, 27 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे चलता ही रहेगा। वापस से अगर मैं आगे बढ़ने जाऊँ तो ये 20 न्यूट्रॉन्स है, वापस से 27 न्यूट्रॉन्स है, वो वापस से 27 यूरेनियम पे बॉम्बार्ड होंगे, ठीक है। और वो आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ऐसे टोटल ऐसे चेन रिएक्शन बनेगा, ठीक है। तो इसको ही हम चेन रिएक्शन बोलेंगे। तो ये तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे गिनते तो करने नहीं बैठेंगे कि ये 3 पे बॉम्बार्ड हुए तो 9 हुए, 9 पे बॉम्बार्ड कर 27 हुए, ठीक है। लेकिन अभी कहीं बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, कि जैसे 81 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो 81 न्यूट्रॉन्स है, वो अगर बॉम्बार्ड हुए तो कितने बने, वो कैसे पता चलेगा। तो हम इसमें एक इक्वेशन रख देते हैं। इसमें एक इक्वेशन जो हर एक में लागू होता है वो क्या है, 3m,
बरोबर। मतलब कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन सच एन जनरेशन इज 3:n। इसका मीनिंग ये हुआ कि सपोज मैं 9 की बात करूँ, ठीक है, 9 यूरेनियम बोम्बार्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 9 यूरेनियम अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो 3:n हम करेंगे तब हमें कितने न्यूट्रॉन्स मिले, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, सपोज ये 3 न्यूट्रॉन्स हम बोम्बार्ड हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए 3 न्यूट्रॉन्स बोम्बार्ड हो रहे हैं, तो 3 न्यूट्रॉन्स बोम्बार्ड करने पे हमें 9 मिले, 9 से 27 मिले, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 3 बोम्बार्ड कर रहे हैं तो 3 को रख दो ऊपर, ठीक है, 3:3, तो 3:3 क्या हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा 27, मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे हमें जितने नंबर वाला चाहिए उतने नंबर का हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें 3 का जो मिल रहा है वो नेक्स्ट कब मिलेगा, ठीक है, वो नेक्स्ट कितना मिलेगा, तो वो हमें पता चल जाएगा। आया समझ में। तो ये पूरी जो चेन रिएक्शन है वो इसका ये इक्वेशन है कि 3:n। अभी आगे अगर हम जाए तो समझिए कि ये, हाँ, तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये सेल्फ प्रोपागेटिंग प्रोसेस है, वो खुद से खुद ही प्रोपागेट हो रहा है, खुद से खुद ही प्रोसेस हो रही है ना। ये 1 है, वो 1 से वो खुद को ही, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अभी ये एक को बोम्बार्ड किया फिर दूसरे को बोम्बार्ड किया, है ना, वो खुद ही अपने आप ही प्रोसेस हो रहा है, तो इसको ही क्या बोलेंगे, चेन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो चेन रिएक्शन हो रही है वो 2 टाइप्स की होगी। तो जो चेन रिएक्शन 2 टाइप्स की हो रही है उसमें फर्स्ट कंट्रोल चेन रिएक्शन है। ये कंट्रोल चेन रिएक्शन का मीनिंग ये है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग देखिए, द फर्स्ट रिएक्शन इज फर्स्ट एक्सेलरेटेड सो दैट द न्यूट्रॉन्स are built up to a certain level and thereafter the number of fission producing neutrons is kept constant। मतलब कि जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट जब एक्सेलरेट करवा रहे हैं, फर्स्ट एक्सेलरेटेड, ठीक है, एक बार तो हमें उसको एक्सेलरेट करवाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही चेन बनेगी। ऐसा नहीं कि उसको फोर्स दिए बिना ही वो चेन बनाने लगे, है ना। हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एक्सेलरेट करवाएंगे, तो फर्स्ट जब एक्सेलरेट करवा रहे हैं उसके बाद न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गए। एक न्यूट्रॉन का 3 हो गए, 3 का 9 हो गए, 9 का 27 हो गया, ठीक है। तो बिल्ड होना चालू हो रहे, तो बिल्ड होना चालू हो रहे सर्टेन लेवल पे, और उसके बाद नंबर ऑफ फिशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि न्यूट्रॉन वो बनना स्टार्ट ही हो रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, केप्ट कांस्टेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल चेन रिएक्शन। और ये सच अ कंट्रोल चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में ही हम बहुत सारे जितने हमें जो भी चाहिए उसके हिसाब से हम उसको प्रोसेस करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल चेन रिएक्शन है वो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि हमें जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। दूसरे वाला देखिए, दूसरे वाला क्या है कि दूसरे को बोलते हैं अनकंट्रोल रिएक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या कि द चेन रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज अलाउड टू मल्टीप्लाई इनडिफाइनेटली एंड द एंटायर एनर्जी रिलीज्ड एट ऑल एट वंस। मतलब कि यहाँ पे जो चेन रिएक्शन बनेगा अनकंट्रोल, वो क्या बनेगा कि ऐसा कंप्लीट नहीं कि मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रॉन 3 हो तो 3 ही बने, उसके बाद मल्टीप्लाई होके 9 बने, उसके बाद 27, ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि उसमें इनडिफाइनेटली कुछ भी बन सकता है, ठीक है, कितने भी बन सकते हैं, और उसमें से अगर ना बने तो उसके अलावा वहाँ पे एनर्जी है वो रिलीज होगी, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। और ये जो टाइप के जो रिएक्शन है वो एटम बॉम्ब में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अनकंट्रोल वाले हैं वो एटम बॉम्ब में यूज़ होते हैं। अभी ये जो चेन रिएक्शन बना, तो ये चेन रिएक्शन कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है समझिए, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ा पहले कि 3 का 9 हुआ, 9 का 27 हुआ, है ना, मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ा हमने। तो उसका फैक्टर क्या है मेनली, तो उसका फैक्टर समझिए कि चेन रिएक्शन में सपोज हम ऐसा बोल रहे हैं कि हर एक
फिशन के बाद 3 न्यूट्रॉन्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि उसका जो जनरेशन है वो हम 3n ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर हमें बोले तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रखेंगे 1, क्योंकि जनरेशन फर्स्ट है, ठीक है। जनरेशन से हम डिपेंड करेंगे, अगर 1 है तो 3:1, तो फर्स्ट टाइम हमने बॉम्बार्ड किया तो 3 बने, राइट। उसके बाद सेकंड जनरेशन मतलब कि वापस दूसरी बार हमने बॉम्बार्ड करवाया तो क्या हुआ 3:2 हो गया, तो ये क्या हुआ 3:2 मतलब कि 9 हो गया, ये सेकंड जनरेशन हो गई। इसके बाद हमने वो जो 9 बने उसके बाद वापस से बॉम्बार्ड करवाया तो क्या बनेंगे 3:3, तो 3:3 बन गए। तो 3:3 बने तो इसका मीनिंग क्या हुआ 27 बने। वैसे हमें जितनी जनरेशन के बारे में पता लगाना है उतनी जनरेशन का हम यहाँ पे n को पुट करेंगे। आया समझ में? अभी समझिए, ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको k से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसका जो रेशियो है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो द रेशियो ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस टू द ओरिजिनल न्यूट्रॉन्स, मतलब कि जो बाद में प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिवाइड करना है पहले जो प्रोड्यूस हुआ है उससे। आया समझ में? यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट न्यूट्रॉन था प्लस जो हमारा यूरेनियम था, ठीक है, इन लोगों को बॉम्बार्ड करवाया और लास्ट में हमने 3 न्यूट्रॉन्स मिले, ठीक है। तो जो बाद में जो रिएक्शन हमें मिल रहा है उसको डिवाइड करेंगे बाद में, मतलब कि सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स समझो, जैसे ये है तो यही हमारे सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स यहाँ पे बॉम्बार्ड वापस से करेंगे यूरेनियम से, है ना। तो जो सेकेंड न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मिलेंगे वो, और ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास पहले से है ओरिजिनल वाले वो, उसको जो रेशियो करेंगे, मतलब उसको जब डिवाइड करेंगे तब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलेगा, उसको बोलेंगे हम k, ओके। और k का मेन इक्वेशन ये रहा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी जनरेशन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द प्रीसीडिंग जनरेशन। इसका मीनिंग ये कि अब कोई भी एक जनरेशन ले लो, या अब 20 नंबर की जनरेशन क्यों ना लो, है ना, मतलब कि 3:20 होगा यहाँ पे। सपोज मैं 20 नंबर की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या होगा 3:20। तो अगर हम 20 नंबर की जनरेशन की बात करें तो वो वाला जनरेशन का अगर हमें पता लगाना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, उसमें जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है, सपोज मैं 20 का बोली, ठीक है, तो उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द प्रीसीडिंग जनरेशन, मतलब कि हमें उसके आगे वाले, मतलब कि 3:2 क्या करेंगे हम 19, है ना, उसको 3:19 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 19 से 20 जाने पे वो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ही बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ओके। अभी ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसके 3 टोटल हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये कि अगर स्टेजेस की बात करें तो जब हम k = 1 रखते हैं, ठीक है, मतलब कि k = 1 कब होगा कि जब पीछे वाली जो जनरेशन है वो और आगे वाली जनरेशन है दोनों सिमिलर हो जाए तभी k 1 होगा। तब क्या होगा कि जो चेन रिएक्शन है वो हम क्या बोलेंगे उसको स्टेडी क्यों, या तो फिर क्रिटिकल। स्टेडी का मीनिंग क्या है कि जो है वैसे का वैसा ही रहेगा आगे, है ना, मतलब कि 19 है तो 19 का 19 ही रहेगा, वो 20 नहीं होने वाला है। तो तब 19 का 19 ही होगा, तब वो स्टेडी प्रोसेस कहलाएगा और स्टेडी रहेगा। इसका मीनिंग ये दोनों को सेम हो गए, दोनों 19 के 19 ही रहे, ये भी 19 ये भी 19, मतलब कि यहाँ पे जो k होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो क्या होगा k > 1। अभी > 1 का मीनिंग ये होता है कि k बड़ा होगा, मतलब कि यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है ये वाली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी वन जनरेशन वो क्या होगी बड़ी होगी, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। मतलब कि ये वाला एग्जांपल ही ले लो आप लोग, है ना, कि 3:20 डिवाइड बाई 3:19। तो ये वाली जो प्रोसेस है उसको हम जो स्टेज है उसको क्या बोलेंगे बिल्डिंग अप और सुपर क्रिटिकल, ठीक है, मतलब कि ये आगे बढ़ रहा है, बिल्डिंग अप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हम ऐसा बोलेंगे सुपर क्रिटिकल। इसको क्रिटिकल बोलेंगे, इसको सुपर क्रिटिकल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड आएगा k <1। k <1 में क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रीसीडिंग वाला है वो बड़ा हो जाएगा। कैसे? k है मतलब कि k छोटा होगा। k जब छोटा होगा तब ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू जब बड़ी हुई तब इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो
प्रीसीडिंग स्टेज है वो बड़ा हो जाएगा और कोई भी उसके हम जनरेशन जो ले रहे हैं उसका मेन जनरेशन वो उससे छोटा होगा। मतलब कि इसको उल्टा ले लो, 3:19 को पहले ले लो, है ना, उसको डिवाइड कर देते हैं हम 3:20 से। आया समझ में? मतलब कि अगर प्रीसीडिंग स्टेज है वो बड़ी हुई कोई पर्टिकुलर स्टेज से तो उसको क्या बोलेंगे, k इज लेस देन 1, और उस चेन रिएक्शन को हम बोलेंगे लाइन डाउन या तो फिर सब क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, ये क्रिटिकल हो गया, ये सुपर क्रिटिकल हो गया और ये सब क्रिटिकल हो गया। लाइन डाउन का यहाँ पे सिंपल मीनिंग ये निकलता है कि वो डिक्रीज हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए प्रीसीडिंग स्टेज है वो बड़ी है जो पर्टिकुलर स्टेज है उससे। आया समझ में? तो ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो आप लोग को मुझे लगता है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट हो या तो फिर मेरे पहले वाले जो फिशन के वीडियो है या तो फिर एलिमेंट्री पार्टिकल के वीडियोस में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरे चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो उनको भी अच्छा लगे और उनको भी पढ़ने में आसानी हो, कि समझ में आए उनको कि बीएससी लेवल पे भी इतना अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए।